तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आप सभी का वेलकम है हमारे क्लास 10th नॉलेज चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। 2025 सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम फिनिश हो चुका है और हम उसके सॉल्यूशन के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेट 3 है, सीबीएसई सोशल साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम का। इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली द आंसर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द अदर क्वेश्चंस बिलोंग्स टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोशल साइंस एग्जाम। विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक का जो आंसर है वो यही क्यों है और किस चैप्टर से ये आंसर बिलोंग करते हैं और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में भारत के संविधान में 8th शेड्यूल में इनमें से किस भाषा को इंक्लूड किया गया है। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, सेकेंड ऑप्शन है मगधी, थर्ड ऑप्शन है राजस्थानी और फोर्थ ऑप्शन है तमिल। तो करेक्ट आंसर तो इसका है तमिल। बट सर ये किस टॉपिक किस चैप्टर से बिलोंग करता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज फेडरलिज्म। तो इसमें एक टॉपिक है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है उनके बारे में डेटा गिवन है आपको। तो हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, उसके 3 पार्ट हैं। तो उनमें से जो सेकंड पार्ट है लैंग्वेज पॉलिसी, पहला पार्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा पार्ट लैंग्वेज पॉलिसी, वहां पर इसका आंसर गिवन है। आप एनसीईआरटी में भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इंडिया आर विमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। इस ऑर्गन में भारत के जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है महिला को रिजर्वेशन दिया गया है। तो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी अर्बन एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो विमेन है उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा में ये रिजर्वेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका म्यूनिसिपैलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है आपका सेम चैप्टर से, दैट इज फेडरलिज्म। हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एक पूरे फेडरलिज्म पर बेस्ड चैप्टर में डिस्कस किया है और एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही करेक्टली मैच्ड पेयर को चुनिए। तो ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी लिस्ट का एक टॉपिक है और फेडरलिज्म चैप्टर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन। डिफेंस ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, पुलिस ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है और ट्रेड भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर वर्ड आया मतलब जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर है, इससे ये हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बट बाकी तीनों ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? जेंडर इक्वालिटी यानी जेंडर के बेस पर समानता कैसे होगी? अगर आप वैल्यू ऑफ वुमेन वोट को मोर देन दैट ऑफ मेन कर देंगे तो ये तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है। महिलाओं को घरेलू काम में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ये भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। मैन को मोर राइट्स देंगे, ये भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो मैन एंड वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स देना ये जेंडर इक्वालिटी है और ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को फोकस करना पड़ा होगा बट बहुत सिंपल है और एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ये एनसीईआरटी में लाइन्स हैं। टू रिफॉर्म द पार्टी सिस्टम में सुधार के लिए इनमें से कौन से टास्क हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी हैं, जो उन्हें करने ही होते हैं। ऑप्शन 1, सभी पार्टीज के लिए कंपलसरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, करेक्ट है। नंबर 2, सभी पार्टीज के लिए कंपलसरी है कि वो 1/3 वेमेन कैंडिडेट्स को टिकट्स दें, अपनी पार्टी में इंक्लूड करें। तो ये तो रॉन्ग है, 1/3 वेमेन को इंक्लूड करना ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। फ्यूचर में हो जाए तो अलग बात है, बट ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट इंक्लूडेड है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंपलसरी है, यस ये है आपकी एनसीईआरटी में। और सभी पार्टीज के लिए कंपलसरी है कि वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्रिमिनल केसेस और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइल करें। और ये वोटर ऐप है गवर्नमेंट का, उस पर भी वो ये सारे डिटेल्स को रिलीज करते हैं। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम बहुत अच्छे से ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, कैसे बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ये हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा ग्रुप है जो मेजोरिटी में है? तो यहाँ जो डिवीजन है ना इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे, ये आपका एथनिक कॉम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है। तो जब हम पावर शेयरिंग में केस ऑफ श्रीलंका को स्टडी करते हैं, केस स्टडी, तो वहाँ पर रिलीजन बेस्ड डिवीजन भी है और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिवीजन भी है। तो वहाँ जो एथनिक ग्रुप्स है लैंग्वेज बेस पर जो डिवाइडेड है उनमें सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में है और तमिल स्पीकर्स माइनॉरिटी है। तो क्वेश्चन में मेजोरिटी वर्ड है तो हमारा आंसर होगा सिन्हाला स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 7,
दो स्टेटमेंट गिवन है आपको, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन को अगर हम रीड करें, एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। करेक्ट, हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना, खुद को रजिस्टर कराना होता है। रीजन, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सिंबल्स टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सभी पार्टीज को गवर्नमेंट सिंबल प्रोवाइड करती है। अब ये अपने आप में ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है वो खुद रजिस्टर होती है कहाँ पर, इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको सिंबल दिया होता है। तो गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो किसी पार्टी को सिंबल अलॉट करे। इट इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिलोंग किससे करता है? क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिटिकल पार्टीज से। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के। तो क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है। तो टेबल में आपको गिवन है, हमने इस चैनल पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में आपको एज ग्रुप्स गिवन है। फर्स्ट कॉलम अगर आप देखोगे 7 to 8 ईयर्स ऑफ एज एंड 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज। इनमें 7 to 8 ईयर्स में टोटल पॉपुलेशन 1200 है एंड 14 to 15 ईयर्स में टोटल पॉपुलेशन 1000 है। और इनमें जो नेट अटेंडेंस है, यानी बच्चों का जो नेट अटेंडेंस है वो है 1000 इन द एज ग्रुप ऑफ 7 and 8 एंड 14 and 15 में 800 है। तो टेबल को स्टडी करने से पहले अगर आप क्वेश्चन को देख लें एक बार तो आपका टाइम सेव हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने ऐसा किया होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टेबल को स्टडी करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा आपको लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टडी करोगे तो इट विल टेक लेस टाइम। अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स। इस कंट्री में वो बच्चे या वो जो लोग हैं जो 14 to 15 ईयर्स से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे, उनका अटेंडेंस परसेंटेज कितना है। तो अगर आप नेट अटेंडेंस को देखोगे तो 1800 चिल्ड्रन आउट ऑफ 1000 ये हमारे स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 80%। तो 80% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है हमारा जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी किया है। तो सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को हम स्टडी करते हैं, उससे बिलोंग करता है। इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस सेक्टर की हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। इस सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मुनाफा कमाना। इस सेक्टर के जो ओनर्स होते हैं वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कंपनी हो सकती है, और इसके एग्जांपल है टाटा आयरन एंड स्टील। तो कोऑपरेटिव सेक्टर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसका आंसर नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनी है। पब्लिक सेक्टर भी इसका एग्जांपल नहीं है, क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील इज अ प्राइवेट सेक्टर ओन्ड कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्राइवेट सेक्टर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ऑप्शन इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो चेक कर सकते हैं। सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और एक पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी में जो प्राइवेट सेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इट नॉट ईजी टू गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना इतना आसान क्यों नहीं है? अब ये किस टॉपिक से बिलोंग करता है? तो मनी एंड क्रेडिट आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स बुक का। तो कौन से ऐसे हमारे ऑप्शंस हैं जो इस पार्ट से रिलेट करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना इतना ईजी क्यों नहीं है? अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स का बहुत ज़्यादा होना, ये तो आपका मैच नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल। अब हमने जो पहला ऑप्शन स्टडी किया है वो हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स का ज़्यादा होना, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन सर्च करें जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ना हो। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, तो आंसर क्या होगा? बी। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट देखो। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल, यस, ये एक रीज़न है कि बैंक से या फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना इतना मुश्किल क्यों है। थर्ड पार्ट, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये भी एक रीज़न है। तो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों करेक्ट है। अवेयरनेस ऑफ बोरोवर्स, सेकंड एंड थर्ड ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में होने ही चाहिए। तो ऑप्शन ए को आप देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड है बट फर्स्ट भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में फर्स्ट है, ये भी आंसर नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में फर्स्ट है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। बट ऑप्शन डी में आप देखो सेकंड और थर्ड दोनों पॉइंट है, फर्स्ट नहीं है और फोर्थ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड? बहुत ईजी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDI इंडेक्स रिलीज करता है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट पढ़ने के बाद आपको चैप्टर तो क्लियर नहीं हुआ, तो हम ऑप्शन से चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, तो ये हिस्ट्री से तो रिलेट नहीं कर रहा है, ज्योग्राफी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, हो सकता है हो। बी ऑप्शन, भारतीय एयरटेल। तो अब हमें समझ आया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली ना तो हिस्ट्री से रिलेट करता है, ना पॉलिटिकल साइंस से, और ना ही ये रिलेट करता है आपको ज्योग्राफी से। ये क्वेश्चन आया है हमारा इकोनॉमिक्स से। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इनमें ऑड वन आउट किया है। अगर आप ऑड वन आउट सर्च करोगे ना तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बिलोंग करता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी कौन सी कैटेगरी है जहां ये क्वेश्चन फिट हो जाए। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कैटेगरी में भी इसको हम फिट करके देखेंगे, और फिर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में फिट करके देखेंगे। इस तरह से हमें चेक करना है।
तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में इसको फिट करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड ये सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में आती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी ये हमारा बिलोंग करता है सेकेंडरी सेक्टर, और ऑप्शन बी बिलोंग करता है हमारा टर्शरी सेक्टर से। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से मैच कराया है तो वो रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी से मैच करता है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ये मैच नहीं होगा, क्योंकि सारे जितने भी ऑप्शन है वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन भी हमारा अगेन इकोनॉमिक्स से आया है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से बिलोंग करता है। इसमें आपको डेफिनेशन गिवन है, वो प्रोसेस जिसमें हम बैरियर्स रिमूव करते हैं ऑन फॉरेन ट्रेड, विदेशी जो हमारा ट्रेड है, व्यापार है, जब हम उसमें बैरियर्स को रिमूव करते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है बाय द गवर्नमेंट, तो इसे कहा जाता है रिमूवल ऑफ बैरियर। से आपको समझ जाना चाहिए लिबरलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट आपको गिवन, असर्शन एंड रीजन। अब ये क्वेश्चन है जिसमें फोकस करना था स्टूडेंट्स को, असर्शन में नहीं, रीजन में। तो असर्शन में आपको गिवन है कि मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन अ नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। तो ये जो हमारी लाइन है ये बेसिकली बिलोंग करती है आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, वहाँ से लिया गया है। और चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका एक पार्ट है, वो भी आप समझोगे कैसे। रीजन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। अब ये जो लाइन है ये एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करती है, एग्रीकल्चर चैप्टर में नहीं है। ये जो लाइन है ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गिवन। इसमें एक वर्ड है वही आपको क्लियर करेगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रॉ जूट का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, प्रोडक्शन में तो नंबर 1 है, बट एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो रीजन भी करेक्ट है एंड असर्शन भी करेक्ट है, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये आप बताएंगे किस चैप्टर से बिलोंग करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में भी आया था। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान। मानस टाइगर रिजर्व असम। पेरियार, पेरियार से आपको क्लियर होना चाहिए, केरला से बिलोंग करता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। अब अगर आप कंफ्यूज हैं एग्जाम में, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको 2 ऑप्शंस भी क्लियर हो जाए तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, तो आप देखो ए और 2 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो ए एंड सी ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गए, बस आपको एक और ऑप्शन चेक करना है। कॉर्बेट हम जानते हैं उत्तराखंड में, अगर आपको इससे क्लिक हो रहा है तो आप इससे भी आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डी का फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। अगर आपको ये याद है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा, बट ये भी इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ना वो आपको क्लियर करके देगा कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिसेस मोनिका अलोंग विद हर फैमिली क्लियर्स अ पीस ऑफ लैंड। मिसेस मोनिका अपनी फैमिली के साथ एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, और वहाँ पर ग्रेन्स को ग्रो करते हैं और दूसरे फूड आइटम्स, जिससे कि वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकें। तो ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, यानी अपनी फैमिली के लिए ग्रो करना, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो सब्सटेंसिव फार्मिंग है उसका पार्ट है, सब्सटेंसिव फार्मिंग का पार्ट है, यानी जीवन जीने के लिए जो खेती की जाती है। तो हम समझ गए ये चैप्टर एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो एक अदर पीस ऑफ लैंड को प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसा एक ही कैटेगरी में होता है, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। प्लांटेशन फार्मिंग का ये एग्जांपल नहीं है, और ये केस ये आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर चैप्टर से सीबीएसई ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, इस पेपर का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वो कौन से जर्म्स थे जिसने यूरोप को कॉन्क्वेस्ट करने में हेल्प की अमेरिका को इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन रेफरेंस टू जर्मेनिया एलेगोरी द ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। आपके चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ डायग्राम्स गिवन है और एक टेबल गिवन है जहां पर कुछ सिंबल्स और उनका मीनिंग है। वहां पर जर्मेनिया है जो ऑलिव ब्रांच और स्वॉर्ड के साथ आपको शो किए गए हैं। So option C will be the correct answer of this question. यहाँ क्वेश्चन में मार्किंग रॉन्ग है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हीरोइज्म ऑप्शन बी आंसर नहीं है, सी ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री में अगर आप बाल गंगाधर तिलक जी का फोटो देखोगे, वहां पर आपको इस फोटो के साथ उनका एक हैंड है जो बुक के ऊपर रखा हुआ है, और वहां पर एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी, पंजाब केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो रिलेट करता है न्यूज़पेपर, वो है हमारा केसरी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स को अरेंज करना था। तो इसको हम ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 इन सबकी हेल्प से अरेंज कर सकते हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल मेथड भी है। देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखो, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ है खेड़ा सत्याग्रह,
तो 3 के बाद 4 ये किस ऑप्शन में आ रहा है? 3 के बाद 4 ऑप्शन नंबर डी का पार्ट है, तो यही करेक्ट आंसर है। क्लियर? पहला जो ऑप्शन है, पहला जो आंसर है वो है हमारा पहला इवेंट डी, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तो 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रॉलेट सत्याग्रह एंड लास्ट इवेंट है बारडोली सत्याग्रह। तो यहाँ पर आपके जो मल्टीपल चॉइस का सेक्शन ए है वो फिनिश होता है।